गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस करने वाला हूं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3rd को हम जो है डिस्कशंस करने वाले। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आखिरकार दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, प्लस दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे। तो सुल्तान जो वर्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है शासक, उसको बोलते हैं हम सुल्तान। तो सुल्तान का कौन सा शब्द होगा, तो ये शब्द होगा अरबी। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पहले यदि हम इसको देखें जानकारी, तो अब यदि हम देखें इस जानकारी को, तो हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता हो कि हमें अभिलेखों से प्राप्त हो जानकारी। फर्स्ट किससे प्राप्त होगी, अभिलेखों से। ठीक है, सेकेंड और किससे हमें जानकारी मिल सकती है, तो वो होते हैं स्थापत्य कला या सिक्के। पहले मैं जिसको बोल दूं, किससे, सिक्कों से, या सिक्कों से हमें पता जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा सिक्का किस शासक के शासनकाल में चलता था। थर्ड हमें पता चलता है क्या, स्थापत्य से, डेट मीन्स यानी कि भवनों का निर्माण, जो भवन होते थे, भवनों का निर्माण जिसे मैं बोल दूं। तो इन सारी जानकारियों से, चाहे वो अभिलेख हो, सिक्के हो या भवनों का निर्माण हो, हम इनसे ये पता कर सकते हैं फाइनली कि कौन सा शासक जो था किस टाइम ड्यूरेशन या किस टाइम पीरियड के दौरान उसने शासन किया। तो ये जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो जाती है कि आखिरकार जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी, या मैं आपका जो क्वेश्चन था कि जानकारी हमें कैसे पता चलेगी, तो जानकारी हमें जो होगी अभिलेखों से या सिक्कों से या भवनों के निर्माण से जानकारी प्राप्त होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो क्या कि अब हम देखें कि आखिरकार जो पांडुलिपि होती थी, क्या होती थी, पांडुलिपि जो होती थी, ये इनसे भी हमें जो थी जानकारी प्राप्त होती थी। तो हम पहले ये देखेंगे अब कि आखिरकार ये पांडुलिपि तैयार कैसे की जाती थी, इसको हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या, पांडुलिपि को तैयार करने के चरण, डेट मींस पांडुलिपि की स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आखिरकार क्या जो चरण थे जिनको के द्वारा पांडुलिपि या इनस्क्रिप्ट जो थी बनाई जाती थी। तो फर्स्ट क्या होगा, कागज को तैयार करना, कागज तैयार करना। सबसे पहले क्या करेंगे, वो कागज को तैयार करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, लेखन कार्य। सेकंड क्या हो जाएगा, लेखन कार्य करना, जो भी वो कागज होगा उस पर क्या करना, हमें लेखन कार्य करना, जो भी हमें लिखना हो। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड हो देखेंगे अब हम, महत्वपूर्ण शब्द जो रहेंगे उनको हाईलाइट। हम आज की डेट में हम क्या करते हैं कि कुछ हमें जो शब्द लगता है कि ये हमारे अनुच्छेद या ये जो वर्ड है ये हमें काम में आएंगे, तो हम क्या करते हैं, उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, ये पांडुलिपि तैयार करने के दौरान भी हम क्या करेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हाईलाइट कैसे होगा, तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट होगा वो होगा सोने को पिघलाकर। क्या करेंगे हम, सोने को पिघलाकर वो शब्दों को हम निर्माण करेंगे या उन शब्दों को हम सोने को पिघलाकर लिखेंगे। तो वो हाईलाइटर जैसा काम करेगा पुराने जमाने में, तो इसको हम लिखेंगे। अब जो है मैं तीसरे जो वर्ड को जो है मैं दूसरे शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूं या कैसे इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, तो उसमें हम कहेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे या जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर जो आकर्षित करने वाली बात करेंगे या ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाएगा। जो भी हमें शब्द या अनुच्छेद हमें लिखने पड़ेंगे तो उनको हम कैसे लिखेंगे, एज ए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ हो जाएगा हमारा क्या, जिल्द तैयार करना। फोर्थ क्या हो जाएगा, जिल्द तैयार करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम कैसे इस पांडुलिपि को स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं। तो पहला आप देखेंगे क्या कि पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं हम फिर से कि पहले पांडुलिपि को तैयार कैसे करेंगे, तो उसको रिकॉल करेंगे क्या, पहले हम करेंगे कागज को तैयार करना। सेकंड हम देखेंगे क्या, लेखन कार्य करना। लेखन कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल दूं या आर्टिकल्स जिसे हम बोल दें, उनको हम आकर्षित करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, एक जिल्द बनाकर, एक बुक बनाकर तैयार कर लेंगे फाइनली। तो इस तरह आप देखेंगे कि कैसे 4 स्टेजों में या 4 स्टेज में ये पांडुलिपि को तैयार किया जाता था। इसके कितने चरण होते थे फाइनली, कितने, 4 चरण हुआ करते थे। अब हम देखेंगे
ये तवारीख देख मिनट क्या होता है, ये एक तारीख से निकला है, तारीख डेट में से होता है एक वचन और तवारीख होता है बहुवचन। तो ये हम देखेंगे तवारीख आखिरकार क्या होता है। तो तवारीख कुछ नहीं, तवारीख उनके लिए प्रयोग किया जाता था जो लेखक होते थे। क्या होते थे? लेखक होते थे, या फिर मैं बोल दूं प्रशासन, जिसे हम बोल दें प्रशासन का लेखन कार्य जो करते थे, या फिर हम बोल दें इसको कवि। क्या होगा? कवि भी आप बोल सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं लेखक, सचिव जिसे मैं बोल दूं, जो कि क्या होते थे एक प्रकार से सचिव, जिसे मैं बोल दूं लेखक सचिव, या फिर जिसे हम बोल दें एक प्रकार से क्या होता था दरबार में जो रहते थे या दरबारी जिसे मैं बोलते थे, उनके लिए जो था ये तवारीख शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये एक प्रकार से क्या करते थे? न्याय संगत। कैसा? न्याय संगत जो था अपनी भाषा शैली या उसका प्रयोग किया करते थे लिखने के दौरान। तो आखिरकार अब हम ये देखते हैं कि तवारीख या जो लेखक होते थे, लेखक सचिव होते थे, दरबारी होते थे, कवि होते थे, वो आखिरकार क्यों लिखते थे। तो पहली चीज आप देखेंगे कि ये जो तवारीख होते थे, चाहे वो लेखक सचिव हो, प्रशासन का लेखन कार्यकर्ता हो, दरबारी हो या कवि हो, ये कहाँ रहा करते थे? तो ये सब लोग कहाँ रहेंगे? दिल्ली में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सबसे पहले दिल्ली में रहेंगे, सुल्तान के करीब। दूसरी चीज क्या होगी कि ये आखिरकार लिखेंगे क्यों, या इतनी सुंदर राइटिंग में क्यों लिखेंगे? तो वो इसलिए लिखेंगे ताकि क्या हो, वो सुल्तान को प्रसन्न कर सकें, या सुल्तान की तारीफ के लिए वो लिखेंगे। क्यों? ताकि इन्हें सुल्तान क्या दे? उपहार के रूप में इनाम दे। ठीक है ना, इनाम दे या बहुमूल्य वस्तु इन्हें प्रदान करे। तो इस वजह से भी ये जो लोग हैं लिखने का कार्य करेंगे। तीसरा जो रहेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्या कि जो ये लेखक रहेंगे वो शासक को क्या करेंगे? एक प्रकार से जन्मसिद्ध अधिकार, पहला वर्ड हो जाएगा क्या? जन्म सिद्ध अधिकार, या फिर जो सेकंड जो रहेगा लिंग भेद, दूसरा रहेगा लिंग भेद। इस पे आधारित वो क्या करेंगे? एज ए आदर्श समाज को, व्यवस्था को या आदर्श समाज को बनाए रखने की हमेशा प्रेरणा, सलाह देते रहेंगे। ठीक है ना, क्या देते रहेंगे? सलाह देते रहेंगे ये जो लेखक रहेंगे। अब ये जो वर्ड होता है लिंग भेद, लिंग भेद का मतलब क्या होता है? तो लिंग भेद कुछ नहीं, जो स्त्री और पुरुष में सामाजिक या मैं बोल दूं शारीरिक जो भिन्नता होती है, उनको आधारभूत ये मान लिया जाता है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से कहीं ज्यादा बेटर हैं। इस प्रकार की अवधारणा को बोला जाता है लिंग भेद। अब ये जो पहला वर्ड है जन्मसिद्ध अधिकार, तो जन्मसिद्ध जो अधिकार है ये एक प्रकार से देखा जाएगा कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है जन्मसिद्ध अधिकार। और आपको मैंने पहला ही बता चुका हूं ये लिंग भेद। तो आप ये दोनों शब्द समझ पा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट होंगे आपके सब्जेक्ट्स के लिए या आपको टॉपिक कवर करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की आखिरकार इनकी जो प्रशासन की जो भाषा शैली होती थी, ये जो प्रशासन की भाषा होती थी वो कौन सी होती थी? इनके दिल्ली सुल्तान के प्रशासन की भाषा तो वो होगी अरबी भाषा। कौन सी होगी? अरबी भाषा। तो ये हमेशा याद रखना कि कौन सी इनकी प्रशासन भाषा होगी, तो वो होगी प्रशासन की भाषा इनकी अरबी। अरबी भाषा में इनका प्रशासन चलेगा। अब हम देखेंगे क्या होगा कि 1236 में क्या होगा ईस्वी में कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। अब फिर जो दिल्ली की शासन या दिल्ली पे गद्दी पे कौन बैठेगा? तो इल्तुतमिश का जो बेटा रहेगा, पुत्र, जिसे मैं बोल दूं रुकुद्दीन, कौन बैठेगा? रुकुद्दीन जो रहेगा वो दिल्ली पर बैठ जाएगा या शासन पर बैठ जाएगा 1236 में, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो रहेगा रुकुद्दीन, ये कैसा रहेगा? ये रहेगा अयोग्य। ठीक है ना, ये शासन करने योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा। तो इस पर क्या करेंगे कि जो तुर्की अमीर रहेंगे वो इसे अपने बल से, ठीक है ना, तुर्की अमीर क्या करेंगे? इसको हटा देंगे शासन पर। इसको किसको हटा देंगे? हटा देंगे, जो कि क्या रहेगा? इल्तुतमिश का पुत्र जो रहेगा उसको यहाँ पर हटा देंगे। और इसके स्थान पर अब किसको बिठा देंगे? इसके स्थान पर बैठ जाएगी रजिया, जिसे मैं बोल दूं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो रहेगी इल्तुतमिश, या मैं बोल दूं इल्तुतमिश की कौन रहेगी? ये इल्तुतमिश की रहेगी पुत्री, जो कि रुकुद्दीन को हटाकर अब शासन की गद्दी कौन, बागडोर अब कौन संभालेगा? तो वो संभालेगी रजिया। तो अब जो है थोड़ा सा जो मैं आपको इन डिटेल थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो
अब जो है हम रजिया सुल्तान को देख लेते हैं कि आखिरकार रजिया सुल्तान के जो पिता रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम रहेगा इल्तुतमिश जो रहेगा, रजिया सुल्तान के पिता का नाम रहेगा। इनकी माँ का नाम क्या रहेगा रजिया की, तो रजिया की माँ का नाम रहेगा शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो रहेगी इनकी माँ का नाम रहेगा। इनके जो पति रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा, उनका नाम रहेगा अल्तुनिया, अल्तुनिया, ठीक है ना, इनके पति का नाम रहेगा। और ये क्या करेगी, कभी भी ये जब शासन करेंगी, रजिया जब शासन करेगी तब प्रदा प्रथा जो होती थी, जो मुस्लिम समुदाय में जो प्रदा प्रथा होगी उसको नहीं मानेंगी। प्रदा प्रथा जो रहेगी उसका क्या कर देगी, ये रजिया त्याग कर देगी प्रदा प्रथा का। तो क्या कर देगी, त्याग कर देंगी। तो अब ये रजिया सुल्तान किस रूप में आएगी, तो ये पुरुषों की तरह क्या आएगी, पुरुषों की तरह शासन करेगी, पुरुषों की तरह कपड़े पहनेंगी और पुरुषों की तरह शासन करेगी रजिया सुल्तान। डेट मीन्स वो क्या पहनेंगी, वो पहनेंगी चोगा। चोगा डेट मीन्स एक प्रकार का काबा होगा, जिसे मैं बोल दूं चोगा को क्या बोल सकते हैं आप, काबा। और कुल्लाह क्या पहनेंगी, कुल्लाह, जिसे हम टोपी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोपी। तो इस प्रकार के वस्त्र पहनकर वो क्या करेंगी, शासन करेंगी। डेट मीन्स पुरुषों की तरह शासन करेंगी, वो कड़क मिजाज की होंगी, जो कि चोगा और कुल्हा जो है एक प्रकार से काबा या टोपी का इस्तेमाल करेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताना चाहूँगा, या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, कि ये जो रहेगी रजिया सुल्तान जो रहेगी वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला रहेगी जो शासन की बागडोर संभालेंगी। तो रजिया सुल्तान ऐसी पहली मुस्लिम महिला रहेंगी जो शासन की बागडोर संभालेंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, प्रथम महिला रहेंगी। तो ये मुस्लिम महिला पहली महिला रहेंगी जो शासन या इस गद्दी पर बैठेंगी। तो इनकी जो मृत्यु रहेगी वो कब हो जाएगी, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की जो रहेगी मृत्यु हो जाएगी, कहां पर, कैथल के पास। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसा जो होगा रजिया सुल्तान काम करेगी और इनके हम बेसिक नॉलेज हम जान सकते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरे हैंड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो देखेंगे, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक का हम विस्तार देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आखिरकार गैरिसन शहर क्या होगा, गैरिसन शहर किसे कहेंगे। तो गैरिसन शहर कुछ नहीं, एक ऐसा किलेबंद जहां पर सैनिक रहा करते थे। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, ठीक है। तो हम समझे कैसा कि गैरिसन शहर हम उसे कहेंगे जहां किलेबंद जो एक प्रकार का बसाव रहेगा, जहां पर ओनली कौन रहेगा, सैनिक रहेंगे। अब मैं आपको एक वर्ड और बताऊंगा कि आखिरकार भीतरी प्रदेश किसे कहेंगे। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी गैरिसन शहर हो गया, भीतरी प्रदेश है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, और पूछा गया भी है गैरिसन शहर किसे कहेंगे। तो आप लोगों के लिए वहां पर भी क्या हो जाएगी, छोटे छोटे वर्ड्स जो होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि आखिरकार भीतरी प्रदेश कहते थे, किसे कहते थे। तो भीतरी प्रदेश कुछ नहीं, एक ऐसा शहर होता था या बंदरगाह के आसपास ऐसा शहर होता था जहां से जो वस्तु या सेवाओं की पूर्ति करते थे, तो उन शहरों को बोला जाता था भीतरी प्रदेश। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं क्या, तो भीतरी प्रदेश कुछ नहीं, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए क्या करेंगे, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करेंगे, ऐसे शहरों को बोला जाएगा भीतरी प्रदेश बोला जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द होता है मस्जिद, कि आखिरकार मस्जिद से आप क्या समझते हैं। तो इस मस्जिद जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आखिरकार मस्जिद जो वर्ड है वो कैसा है। तो ये एक अरबी वर्ड है, कैसा है, अरबी वर्ड से कौन सा, मस्जिद। तो इसका अर्थ क्या होगा, एक ऐसा स्थान जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना या साधना, जिसे मैं बोलूं, जो कि सजदे में हमेशा जो सर झुकाकर या प्रार्थना करेगा, घुटने टेककर या सर झुकाकर जो प्रार्थना करेगा, उस स्थान को बोला जाएगा मस्जिद। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख दें
क्या? अल्लाह की आराधना, अल्लाह की आराधना वाला स्थान जिसे मैं बोल दूं, ठीक ना। या सजदा, सजदा का मतलब ऐसा होगा जहां पर घुटने टेक कर माथा टेका जाता है, वो करेगा तो उसे बोला जाएगा मस्जिद। अब उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं जामा मस्जिद की। किसकी बात कर लेते हैं? जामा मस्जिद की यदि हम बात करें, जामा मस्जिद को और क्या बोला जाता है? तो मस्जिद ए जामी कहा जाता है। जामा मस्जिद को भी क्या बोला जाता है? मस्जिद जामी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्या होता है कि नमाज के दौरान क्या होता है, कई सारे मुसलमान किस तरफ मुंह करते हैं, तो वो मक्का जिस दिशा में होता है उस दिशा की ओर नमाज पढ़ा करते हैं। तो भारत में जो मक्का है उसकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा में होती है। इस तरह जो होगा मुसलमान जो होगा अपनी नमाज अदा जो होगा पश्चिम दिशा की ओर करेंगे। और जो मक्का की ओर जो दिशा होती है उसको किबला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस दिशा को बोला जाता है किबला, ठीक है ना। दैट मीन्स मक्का की दिशा, ठीक है ना, मक्का की दिशा, यानी मक्का जिस दिशा में है उसको बोला जाता है किबला। और भारत में ये जो मक्का मदीना है वो किस दिशा में है? तो वो पश्चिम दिशा में है। तो इसलिए जो है मुसलमान लोग जो होते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर कर नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में। हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड होता है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या फिर उस पर निर्भर हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है आश्रित। ऐसे ही हम देखेंगे ये जो आश्रित शब्द है इसको एक और क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा गुलाम। क्या बोला जाएगा? इसको गुलाम। ये जो गुलाम होगा हम किस लिए यूज करेंगे? ये सैनिकों में क्या होगा, सेना में जो सेवा करने के लिए हम क्या रखेंगे? इन गुलामों का यूज किया जाएगा पुराने जमाने में। और ये जो गुलाम शब्द है ये कौन सा, किस शब्द से निकला हुआ है? तो ये फारसी भाषा से निकला हुआ है। कहां से? फारसी भाषा से निकला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बंदगाह। क्या बोलते हैं? बंदगाह, ठीक है। और गुलाम काय के लिए यूज कर देते थे? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है। तो ये गुलामों को काय के लिए खरीदा जाता था? सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था इन गुलामों को। तो ये शब्द आपको अब समझ में आया होगा। गुलाम बोल दें या आश्रित बोल दें, तो गुलामों को पहले क्या करते थे? सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हम कंपेयर करेंगे कि आखिरकार दोनों ने क्या क्या काम करा है या दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे, वो हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि आखिरकार दोनों के कार्य या दोनों के काम करने में क्या क्या अंतर या क्या क्या समानताएं थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या होगा, दिल्ली पर 2 बार हमले होंगे, जो कि 1299 या 1300 जिसे मैं बोल दूं उस ईस्वी में, और 1302 और 1303 पर 2 बार दिल्ली पर हमले होंगे। उसका सामना करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वहीं हम मोहम्मद तुगलक के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या करेगा? सबसे बड़ी यानी कि मंगोली सेना को परास्त करेगा। कौन? मोहम्मद तुगलक, ठीक। सेकंड पॉइंट हम देखें, ये क्या करेंगे? सिरी नामक एक गैरिसन शहर बनाएंगे। गैरिसन शहर जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताया है, ऐसा किलेबंद बसाव होगा जहां पर सेना निवास करेगी। तो ये क्या करेगा? गैरिसन शहर बनाएगा एक सिरी नामक। मोहम्मद तुगलक क्या करेगा कि गैरिसन शहर के समान क्या काम करेगा? एक दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराना शहर रहेगा दिल्ली ए कुन्हा, जो रहेगा सबसे पुराना शहर रहेगा, उसको वो एज ए छावनी में बदल देगा। किसमें बदल देगा? छावनी में बना देगा। नॉट गैरिसन शहर, ये गैरिसन शहर नहीं बनाएगा, लेकिन उसके लगभग जो होगा गैरिसन शहर के सामान्य कार्य करेगा। वहीं हम देखें अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? सैनिकों को क्या करेगा? नगद वेतन देगा। यदि हम थोड़ी समय और पूर्व की बात करें तो सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें भूमि दी जाती थी, जिससे उस भूमि पर वो कर टैक्सेस वसूल करते थे या फसल का निर्माण करते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जो सैनिकों होते थे अब यहाँ पर क्या कर देंगे? उन्हें नगद वेतन देना स्टार्ट कर देंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। वहीं हम देखेंगे मोहम्मद तुगलक भी क्या करेगा? सेम कंसेप्ट अपनाएगा कि सैनिकों को क्या करेगा? वो भी नगद वेतन देना स्टार्ट कर देगा।
फोर्थ जो रहेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी सफल हो जाएगा, वो ये रहेगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा या प्रशासनिक कदम जो रहेंगे उसके हमेशा कैसे होंगे, सफल रहेंगे। वहीं मोहम्मद तुगलक जो भी प्रशासनिक कार्य करेगा वो हमेशा कैसे रहेंगे, असफल रहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे हम इतनी जल्दी या क्विक रिवीजन हम कर पा रहे हैं, कैसे मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।